नमस्कार, चार का बार में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और चार का बार में सबसे पहले बात होगी माफिया अतीक अहमद की, जिसको एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज की नैनी जेल लाया जा रहा है। साबरमती जेल से अतीक को लेकर यूपी पुलिस निकल चुकी है। उमेश पाल मर्डर के मामले में अतीक की रिमांड लेने के लिए उसे प्रयागराज कोर्ट में पेश किया जाएगा। यूपी के लिए निकलते वक्त अतीक ने कहा कि उसे मारना चाहते हैं ये लोग। अतीक के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। अगली खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी शिखा ठाकुर। नमस्कार, चार के बाद में बहुत स्वागत है आपका, साथ में आपके शिखा ठाकुर। चार के बाद की दूसरी बड़ी खबर, वायनाड के पूर्व सांसद यानी राहुल गांधी आज प्रियंका गांधी के साथ वायनाड पहुंचे हैं। यहां वो रोड शो और रैली करेंगे। 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद ये राहुल का पहला वायनाड का दौरा है। अगली खबर के लिए रुक करते हैं महिमा। देखिए, अगली बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगी। और अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की सुरक्षा बेहद हाईटेक होगी। सिक्योरिटी के लिए यहां पर एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जिसके लिए 77 करोड़ रुपए खर्च भी होंगे। साथ ही मंदिर की सुरक्षा के लिए 800 कैमरे लगाए जाएंगे। सीआरपीएफ, बीएसएफ, साथ ही आपको बता दें सीआईएसएफ, पीएसी और यूपी पुलिस मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को संभालेगी। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन आखिरी बड़ी खबर के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी साक्षी का। बिल्कुल, चार के बारे में मैं हूं साक्षी मिश्रा और अब हम आखिरी खबर में बात करेंगे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बारे में, जो कि ईडी की पूछताछ सुबह 11 बजे से लगातार जारी है। तेजस्वी से लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में पूछताछ हो रही है। आपको बता दें, पूछताछ के लिए दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी ने कहा कि 2024 में चुनाव होना है, इसलिए ये सब तो चलता ही रहेगा। इससे पहले सबसे पहली खबर का रुख करेंगे मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा के साथ। तो सबसे पहली और अहम खबर आपको बता दें, और इसी मामले में एक लेटेस्ट अपडेट, बड़ी खबर मुंबई से इस वक्त आई है। चंद्रकांत पाटिल की टिप्पणी पर उद्धव ठाकरे भड़क उठे हैं। उद्धव ठाकरे ने चंद्रकांत पाटिल पर निशाना साधा है। सीएम शिंदे और बीजेपी पर भी उद्धव ठाकरे भड़के। ऐसे लोग हमें क्या हिंदुत्व सिखाएंगे, ये कहा है उद्धव ठाकरे ने। बीजेपी दूसरों के आदर्शों को चुराती है। दरअसल महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल एक इंटरव्यू में यह कहते हुए नजर आए कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना का कोई लेना देना नहीं था। वहीं चंद्रकांत पाटिल के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र की सियासत अब गर्म होती नजर आ रही है, जहां पर चंद्रकांत पाटिल के बयान को लेकर खुद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा तो मामला बढ़ता देख चंद्रकांत पाटिल ने ले लिया है यू टर्न और अपने बयान पर अब सफाई भी दे दी है। एक पहले तो बात तो जाने दो, पहले उनकी इसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया तो आने दो। वो तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं ना, वो स्क्रिप्ट तैयार होने दो। शायद वो भाजपा के ऑफिस में अभी टाइप होती रहेगी, वो टाइप करके उनके पास कागज आने दो, ठीक से वो पढ़ सके तो उनको पढ़ने तो दो। लेकिन उनके अगर कुछ एक दिल में बाला साहब के प्रति श्रद्धा है तो उन्होंने तुरंत एक तो इनका राजीनामा इस्तीफा लेना चाहिए, इनको निकलना चाहिए, नहीं तो खुद इस्तीफा देना चाहिए। और उनके साथ जो 40 हमारे शर्मिंदे लोग गए हैं वो भी क्या करने वाले हैं। श्रेय खींचने का सवाल नहीं है, ये सरासर एक झूठापन है। और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है। कहाँ थे ये लोग इतने सालों के बाद? अब आवाज इनकी बाहर आ रही है, तब तक क्यों चुप बैठे? एक तो चंद्रकांत पाटिल जी का इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं तो जो हमारे मिंदे वहां बैठे हैं उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। और अब बात माफिया अतीक अहमद की, जिसको फिर से लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश साबरमती जेल से, क्योंकि पुलिस वैन रवाना हो चुकी है जिसमें अतीक अहमद भी है। अतीक अहमद को अब प्रयागराज पुलिस लेकर आ रही है साबरमती जेल से। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक से पूछताछ होनी है, जिसके लिए रिमांड की मांग उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से की जाएगी और इसे लेकर एक याचिका दाखिल करेगी यूपी पुलिस। पेशी होगी और देखना होगा कितने दिन की रिमांड कोर्ट की तरफ से दी जाती है। उमेश पाल किडनैपिंग केस में पहले ही उम्र कैद की सजा का ऐलान अतीक अहमद को लेकर हो चुका है। उसके ऊपर 150 से ज्यादा मामलों में यह पहला मामला था जिसमें सजा का ऐलान हुआ अतीक अहमद को लेके। इससे पहले हमने देखा कि अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया था। नैनी जेल में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच उसको रखा गया था जब किडनैपिंग केस को लेकर सुनवाई होनी थी। अब एक बार फिर से उसे हत्याकांड केस में लाया जा रहा है पेशी के लिए और फिर रिमांड मांगी जाएगी।
और उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी आपको देते हैं। शाइस्ता परवीन, अशरफ और गुड्डू बम्बास तीनों ये नहीं चाहते थे कि उमेश पाल की हत्या में असद शामिल हो। वो चाहते थे कि असद इससे दूर रहे, लेकिन माफिया अतीक अपने बेटे असद को लॉन्च करना चाहता था और उमेश की हत्या के बाद अतीक ने शाइस्ता से कहा था कि 18 साल बाद मुझे चैन की नींद आई है। असद ने शेरों वाला काम किया, ये भी कहा। शाइस्ता और अतीक दोनों के बीच मर्डर से पहले और बाद में बातचीत भी हुई। क्या क्या बातें हुई है आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। असद को करना था लॉन्च, अतीक जागा पूरी रात। मर्डर के बाद अतीक शाइस्ता में हुई थी बात। उमेश पाल की हत्या में असद शामिल हो, असद गोली चलाए, ये अशरफ, गुड्डू और शाइस्ता तीनों को नामंजूर था। तीनों ने अतीक अहमद से कहा कि असद को इस पूरे कांड से दूर रखना ही सही रहेगा, क्योंकि वो अभी बच्चा है। शाइस्ता ने बार बार अतीक से कहा कि असद को इस मामले से दूर रखिए, लेकिन अतीक किसी की नहीं सुनना चाहता था। ना ही अतीक ने किसी की सुनी, क्योंकि अतीक हर कीमत पर उमेश को मिटाना चाहता था। लेकिन अशरफ और गुड्डू दोनों चाहते थे कि शूटर से ही काम करवाया जाए। वो बार बार अतीक को मना करते रहे, लेकिन डॉन अपने आगे किसी की बात सुन नहीं रहा था। दरअसल अतीक का तरीका यही है। अगर आप अतीक के 40 सालों के क्राइम करियर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अतीक ने हमेशा ऐसे ही काम किया है, क्योंकि अतीक लॉन्चिंग पैड की तरह काम करता था। चांद बाबा का मर्डर, अतीक की लॉन्चिंग। राजू पाल की हत्या, अशरफ की लॉन्चिंग। उमेश पाल का मर्डर, असद की लॉन्चिंग। उमेश पाल के मर्डर के बाद जब सीसीटीवी में अतीक का बेटा असद दिख गया तो शाइस्ता बेचैन हो। उसने रोते हुए अतीक को फोन किया। बातचीत में अतीक शाइस्ता पर नाराज भी हो गया। असद अभी बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। उमेश की वजह से मेरी नींद हराम हो गई थी। आज असद की वजह से मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। बेवजह की बात करके मेरा मूड मत खराब करो, सब मैनेज हो जाएगा। शाइस्ता अपने बेटे को इस मामले में नहीं लाना चाहती थी, लेकिन अतीक की जिद के आगे किसी की न चली। तो इधर शूटर्स के साथ साथ अतीक फैमिली के लेडी गैंग की भी पुलिस को तलाश है। शाइस्ता, अतीक की बेगम, आयशा नूरी, अतीक की बहन, उंजिला, आयशा की बेटी। अतीक के पूरे इतिहास में कभी भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हमेशा अतीक ने खुद सरेंडर किया। अतीक के खिलाफ कभी कोई गवाही नहीं दे सका, क्योंकि अतीक को प्रदेश में सत्ता का संरक्षण भी मिला था। अधिकारियों में, पुलिस में अतीक का खौफ था। अतीक गवाहों को धमकी देता था, किडनैप करवा लेता था। उमेश पाल भी राजू पाल हत्याकांड का गवाह था। उसे भी अतीक ने रास्ते से हटवा दिया। लेकिन इस कांड ने अतीक की पूरी बादशाहत को हिला कर रख दिया है। तो उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के खिलाफ वारंट भी जारी हुआ है। अतीक को एक बार फिर साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए 4 के वार में अब बात धर्म नगरी अयोध्या की, जहां पर राम मंदिर की सुरक्षा इतनी हाईटेक होगी कि कोई परिंदा भी यहां पर नहीं मार सकेगा। मंदिर की सुरक्षा के लिए एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए 77 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपको बता दें, साथ ही अयोध्या की 24 घंटे ड्रोन से निगरानी की जाएगी। देखिए रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण इसी साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। 2024 के पहले महीने यानी जनवरी की मकर संक्रांति से लोग रामलला के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर जितना भव्य होगा, मंदिर की सुरक्षा भी उतनी ही हाईटेक होगी। सुरक्षा के लिए 77 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। मंदिर की सुरक्षा के लिए अयोध्या में कई वॉच टावर भी बनेंगे और पुलिस भी हाईटेक होगी। अयोध्या में बनेंगे कई वॉच टावर। मंदिर परिसर में होंगे 800 कैमरे। 24 घंटे ड्रोन से होगी निगरानी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 77 करोड़ रुपए का प्रावधान। मंदिर ट्रस्ट ने नियुक्त किया सुरक्षा सलाहकार। सरयू नदी में बढ़ेगी पुलिस बोट की संख्या। दरवाजों पर होगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। सर्विलांस बुलेट प्रूफ जैकेट की होगी खरीद। मौजूदा पुलिस फोर्स में नहीं होगी कोई कमी।
पीएसी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के हवाले सुरक्षा। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की सुरक्षा हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस होगी। मंदिर के मेन गेट की सुरक्षा मानव रहित होगी। कंट्रोल रूम से ही गेट पर पूरी नजर रखी जाएगी। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा निर्मित सुरक्षा उपकरण मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाए जाएंगे। सुरक्षा का खाका खींचने से पहले कंपनी के इंजीनियर्स ने मंदिर परिसर का जायजा भी लिया। गेट के नक्शे को 2 बार बदला गया। इंजीनियर्स ने गेट का नक्शा और उसकी पैमाइश के मुताबिक सुरक्षा उपकरण बनाने शुरू किए। मेन गेट पर बूम बैरियर लगा होगा। अंदर प्रवेश होने से पहले सेंसर से गाड़ी स्कैन हो जाएगी। अगर गाड़ी के अंदर कोई विस्फोटक या अन्य कोई हथियार होगा तो बैरियर नहीं खुलेगा। अगर इसके बावजूद कोई शख्स बैरियर तोड़कर जबरन गाड़ी को गेट के अंदर ले जाने की कोशिश करेगा तो आगे जमीन के अंदर से 3 फीट ऊंची नुकीली दीवार बाहर निकल आएगी। देखने में यह दीवार टायर किलर की तरह होगी। ये उस गाड़ी को वहीं पर रोक देगी। इसके साथ ही राम मंदिर के आसपास वॉच टावर से भी नजर रखी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अगली बड़ी खबर वाराणसी से है। तेज प्रताप यादव से जुड़ा हुआ यह मामला। होटल से तेज प्रताप यादव को निकालने का यह मामला है। तेज प्रताप के पैर में गिरकर माफी मांगता मैनेजर नजर आया। माफी मांगता अर्काडिया होटल का ये मैनेजर, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। 7 अप्रैल की ये तस्वीरें हैं। माफी मांगी गई तेज प्रताप से और होटल का मैनेजर माफी मांगता हुआ तस्वीरों में इस वक्त आपको नजर आ रहा है। शुक्रवार रात को होटल से निकलने का ये पूरा मामला, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तेज प्रताप यादव को निकालने का यह मामला है, जिसमें अब होटल मैनेजर ने माफी मांगी है। तेज प्रताप के पैर में गिरकर माफी मांगता हुआ अर्काडिया होटल का ये मैनेजर इस वक्त नजर आ रहा है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। वाराणसी का ये मामला, तेज प्रताप यादव को होटल से निकाला गया। उस दौरान ये तस्वीरें जब मैनेजर ने झुककर पैर में गिरकर माफी मांगी तेज प्रताप यादव से। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी देखिए। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। दरअसल तमिलनाडु में आरएसएस के मार्च के खिलाफ सरकार ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिस पर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। अब आरएसएस को तमिलनाडु में मार्च की परमिशन मिल गई है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को झटका लगा है। दरअसल आरएसएस के मार्च के खिलाफ तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर करके कहा था कि इस मार्च से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में आरएसएस को रूट मार्च निकालने की इजाजत दे दी है। मदरसा हाईकोर्ट के रूट मार्च की इजाजत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आरएसएस के मार्च को परमिशन देने का मामला 27 मार्च को कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति पंकज मित्तल की पीठ ने की सुनवाई। आरएसएस की ओर से महेश जेठमलानी ने की पैरवी। आरएसएस की ओर से मेनका गुरुस्वामी ने भी दी दलील। टकराव बढ़ने के मजबूत कारण न हो तो मार्च को रोका नहीं जा सकता। राज्य सरकार ने की थी इजाजत न देने की मांग। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था का दिया था हवाला। देश भर में जहां जहां सेकुलर सरकार है, कथित सेकुलर सरकार है, वहां हिंदू समाज को अपने धार्मिक यात्राओं, किसी भी तरह का प्रोसेसन, पथ संचलन निकालने पर या तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है, और या फिर जब निकालने लग जाता है समाज तो उसको रोक दिया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु में पीएम मोदी और सीएम स्टालिन एक ही मंच पर नजर आए थे, जिसके बाद दोनों की मुलाकात की सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को झटका लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, लालू परिवार की मुश्किलें कम का नाम नहीं ले रही। लालू प्रसाद के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से आज सुबह 11 बजे से ईडी ने पूछताछ शुरू की। तेजस्वी अपने वकील के साथ पहुंचे थे। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी से उनके और परिवार से जुड़े लोगों की इनकम के बारे में सवाल किए गए। दिल्ली रवाना होने से पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि साल 2024 का चुनाव है और ये सब तो चलता रहेगा।
आपको ये भी बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी सीबीआई के सामने 25 मार्च को पेश हुए थे। ऐसे में आज उनसे पूछताछ की गई। ईडी ने उनसे कई सवाल यहां पर पूछे। सुबह 11 बजे से सवाल जवाब का सिलसिला लगातार जारी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में पूछताछ उनसे की गई है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर इससे पहले सीबीआई के सामने भी 25 मार्च को वो पेश हुए थे और तब भी उनसे कई सवाल जवाब यहां पर हुए थे। और इस बीच उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक अहम खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली आयुषी सिंह ने यूपीपीएससी की परीक्षा पास की है। सफलता पर पूरा परिवार खुश है, लेकिन पिता की हत्या का गम अभी भी आयुषी को दुख पहुंचा रहा है। पिता की हत्या के समय अधिकारी बनने का जो सपना अपनी आंखों में पाला था आयुषी ने उसे पूरा कर दिखाया है। ये रिपोर्ट देखिए। हौसले बुलंद हो और दिल में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो दरिया भी रास्ता नहीं रोक सकता। इस कहावत को सच करके दिखाया उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाली आयुषी ने दिन रात मेहनत कर पीपीएस की परीक्षा में सफलता हासिल की और अपने पिता का सपना पूरा किया। आयुषी का चयन डीएसपी के पद पर हुआ है, जिसके बाद आयुषी के पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आज भले ही आयुषी के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है, लेकिन आयुषी के लिए ये सफर इतना आसान नहीं रहा। दरअसल जिले के सिविल लाइंस थाना इलाके की आशियाना कॉलोनी में रहने वाली आयुषी के पिता जुर्म की दुनिया में सक्रिय थे, जिसके बाद साल 2015 में उनकी हत्या कर दी। लेकिन आयुषी के पिता का एक ही सपना था कि उनकी बेटी पुलिस की अधिकारी बने। बस फिर क्या था, अपने पिता की मौत के बाद आयुषी ने उनके सपने को पूरा करने की ठानी और कड़ी मेहनत और लगन से पढ़ाई की, जिसका नतीजा ये हुआ कि आयुषी ने दूसरे प्रयास में डिप्टी एसपी की रैंक हासिल की। आयुषी सिंह का कहना है कि अभी पहली सफलता हासिल की है। आईपीएस अफसर बनने तक प्रयास और संघर्ष जारी रहेगा। हमेशा से ही सपना था। आज भी जितने फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं पापा के, फ्रेंड्स के, सब यही बोल रहे हैं कि बेटा तूने पापा का सपना पूरा कर दिया, तूने उनका बहुत मान बढ़ाया, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई अचीवमेंट मेरी लाइफ में नहीं हो सकता। तो अब आप क्या सोसाइटी में क्या बदलाव करेंगे? क्रिमिनल जितने भी इनके केसेस बढ़ रहे हैं उन सब चीज़ों पे मुझे ध्यान देना है। उसके अलावा वुमेन सिक्योरिटी पर मुझे ध्यान देना है, ताकि वो रात को भी अगर निकले तो सेफ्टी से बाहर निकल सके। जो डाउरी और ये डोमेस्टिक वायलेंस, इन सब के केसेस इनके अगेंस्ट में मैं काम करना चाहती हूँ। वहीं आयुषी की सफलता के बाद उसका परिवार भी फूले नहीं समा रहा है। उनका कहना है कि आयुषी का सपना आईपीएस बनने का है, जिसके लिए वह कड़ी मेहनत कर रही है और जल्द ही आईपीएस बनकर अपने परिवार का नाम और भी रोशन करेगी। पापा का सपना था, उसने अपने पापा का सपना पूरा किया। क्या कहते थे उसके पापा उससे? उसके पापा कहते थे कि मैं अपनी बेटी को अधिकारी बनाऊंगा, तो बस उसने अपने पापा के बाद से फिर यही बना लिया कि मुझे जो है अपने पापा का सपना पूरा करना है। तब भी कभी उसे लगता था कि पढ़ाई कम हो रही है कुछ, तो वही बात याद कर लेती थी कि पापा जो है चाहते थे कि मुझे अधिकारी बनाना है, तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। बहरहाल आयुषी ने न केवल अपने घर और जिले का नाम रोशन किया है, बल्कि आयुषी एक मिसाल है ऐसे लोगों के लिए जो कि जिंदगी की राह में बहुत ही जल्दी हार मान लेते हैं और थक हार कर बैठ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और इसी खबर के साथ 4 के बार में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।